गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे व्यवसाय अध्ययन बुक्स का जो सेकंड चैप्टर है, जिसमें हमने एक बिंदु पढ़ लिया था सॉल्टेड एकल व्यापार। आज हम उसका सेकंड व्यवसाय की जो संगठन के जो स्वरूप हैं, इसमें जो दूसरा प्रकार है वह है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। संयुक्त हिंदू परिवार जो व्यवसाय है, यह एक विशेष प्रकार का बिजनेस है जो कि केवल भारत में ही अपनाया जाता प्राचीन काल में। हमारे देश का ये सबसे पुराना स्वरूप है। मैंने बताया ना कि संयुक्त हिंदू परिवार जो व्यवसाय है, ये भारत में अपनाया जाने वाला सबसे प्राचीन या पुराना व्यवसाय है। इस व्यवसाय का जो अभिप्राय है, इसमें जो स्वामित्व और संचालन है वह एक संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है। परिवार में इसमें जो सदस्य हैं, परिवार में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति इसका सदस्य हो जाता है और इसका जो संचालन है वह संचालन परिवार में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जो सबसे अधिक उम्र का जो व्यक्ति होता है, उसकी द्वारा इस व्यवसाय का संचालन किया जाता है। और इस परिवार का जो प्रत्येक सदस्य, मैंने बताया इसका सदस्य होता है, वो अधिकतम 3 पीढ़ियों तक इस व्यवसाय का मेंबर, इसका सदस्य रह सकता है। इस व्यवसाय का जो नियंत्रण, संचालन, ये प्रबंध की प्रक्रिया जो अपनाई जाती है वो परिवार के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा अपनाई जाती है, जिसको मुखिया या कर्ता के नाम से जाना जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि संयुक्त हिंदू परिवार के मुखिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना कर्ता। सभी सदस्यों का पूर्वजों की संपत्ति पर बराबर स्वामित्व होता है तथा उन्हें सहसमासी कहा जाता है। मैंने बताया कि अधिकतम 3 पीढ़ियां तक इसके सदस्य रह सकती हैं। इसकी जो सदस्यों, इसके जो मेंबर जो होते हैं, वह इसकी जो संपत्ति होती है उन पर सबका बराबर हिस्सा होता है, सबका बराबर उस पर अधिकार होता है। इस संयुक्त हिंदू परिवार की जो विशेषता है, जिसमें पहला बिंदु है निर्माण। इस व्यवसाय का निर्माण कैसे होता है? इस व्यवसाय के लिए कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए। तो आपका क्वेश्चन बन गया कि संयुक्त हिंदू परिवार में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 2 सदस्य होने चाहिए। और इसके अंदर जो निवेश किया जाएगा वो पैतृक संपत्ति होगी, जो उनको विरासत के रूप में प्राप्त हुई है। इस व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए किसी प्रकार की कोई अनुबंध करने की आवश्यकता, समझौता करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके परिवार में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति, मैंने बताया, वो सदस्य हो जाता है, उनको सदस्यता उनके जन्म के आधार पर मिल जाती है। इस संयुक्त हिंदू परिवार का जो व्यवसाय का जो अधिनियम है वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है। इसके पहली विशेषता इसका निर्माण के लिए कम से कम 2 सदस्य पैतृक संपत्ति जो विरासत के रूप में मिली उसका उपयोग करेंगे। और इसका जो अधिकार अधिनियम है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। नेक्स्ट है दायित्व। इसमें दायित्व 2 प्रकार के होते हैं। मुखिया या कर्ता का दायित्व अलग होता है और बाकी सदस्यों का दायित्व अलग होता है। मुखिया या कर्ता का जो दायित्व होता है वह व्यवसाय की संपत्ति तक ही सीमित होता है, बाकी सभी सदस्यों का दायित्व असीमित होता है। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा, इसमें मुखिया या कर्ता का दायित्व सीमित होता है और शेष सभी सदस्यों का दायित्व असीमित होता है। नेक्स्ट तीसरी विशेषता है नियंत्रण। परिवार के व्यवसाय पर कर्ता का नियंत्रण होता है और वही सभी निर्णय लेता है तथा वही व्यवसाय के प्रबंधन के लिए अधिकृत होता है और इसके निर्णयों से दूसरे सभी सदस्य बाध्य होते हैं। कहने का मीन्स ये है कि व्यवसाय के अंदर कोई बाधा, कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस पर डिसीजन, निर्णय लेने का अधिकार केवल मुखिया या कर्ता का ही होता है। मुखिया या कर्ता द्वारा जो निर्णय ले लिया जाता है उस निर्णय को सभी सदस्यों के पालन करने की आवश्यकता अनिवार्य होती है। नेक्स्ट है अगली विशेषता है कंटिन्यूटी, निरंतरता। इस व्यवसाय में कर्ता या मुखिया की यदि मृत्यु हो जाती है तो व्यवसाय बंद नहीं होता है, व्यवसाय जारी रहता है। नेक्स्ट, जब कर्ता मुखिया की मृत्यु होने पर उस परिवार के अंदर दूसरा यदि अधिक व्यक्ति वाला कोई व्यक्ति है तो उसको पुनः कर्ता या मुखिया नियुक्त कर दिया जाता है और यह सीक्वेंस चलता रहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यवसाय में कर्ता या मुखिया की मृत्यु होने पर यह व्यवसाय प्रभावित नहीं होता है, बंद नहीं होता है, बल्कि निरंतर जारी रहता है। नेक्स्ट है अगली विशेषता नाबालिग सदस्य। इस हिंदू अविभाजित परिवार में जो नाबालिग बालक भी इसका सदस्य हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया इस परिवार में जन्म लेने वाला
प्रत्येक व्यक्ति इसका सदस्य होता है। तो जन्म लेते ही जो व्यक्ति सदस्य बन सकता है वो तो ऑटोमेटिक नाबालिग होगा, इसलिए नाबालिग भी इसमें सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है इसके आपके गुण। इसके यहाँ पर हमने विशेषताएं पढ़ी थी, इसके गुण अलग हैं। पहला गुण है प्रभावशाली नियंत्रण। कर्ता के पास निर्णय लेने के पूरे अधिकार होते हैं। इससे सदस्यों में पारस्परिक मतभेद नहीं होता, क्योंकि उनमें से कोई भी निर्णय उसके निर्णय लेने के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता और निर्णय शीघ्र लिए जा सकते हैं और में लचीलापन भी होता है। कहने का तात्पर्य है कि कर्ता द्वारा ही व्यवसाय के अंदर समस्त निर्णय लिए जाते हैं और शेष सदस्यों को उनके पालन करना आवश्यक होता है। इनमें कोई भी सदस्य निर्णय लेते समय कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई रुकावट, कोई व्यवधान बीच में नहीं डाल सकता। और यदि कर्ता को लगता है कि हमारे द्वारा लिया गया निर्णय सही नहीं है तो पुनः निर्णय लिया जा सकता है। इसी कहते हैं लचीलेपन का गुण। नेक्स्ट है स्थायित्व। दूसरा गुण है स्थायित्व। मैंने अभी आपको बताया कि कर्ता की मृत्यु होने से व्यवसाय बंद नहीं होता, स्थायी रूप से जारी रहता है। सभी सदस्यों द्वारा शेष अधिक व्यक्ति को इसके अंदर वापस सदस्य चुन लिया जाता है। सदस्यों का सीमित दायित्व। मैंने आपको बताया कि कर्ता को छोड़कर अन्य सभी सदस्यों का दायित्व व्यवसाय में उनके अंशों तक ही सीमित होता है, इसलिए उसे जोखिम स्पष्ट और निश्चित होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि कर्ता को छोड़कर अन्य सभी सह समासियों का दायित्व व्यवसाय के उनके अंशों तक सीमित होता है। मतलब व्यवसाय के अंदर कोई भी ऋण उधार ली जाएंगे तो ऋणों का भुगतान करने का जिम्मेदारी होगी वो कर्ता ही मुखिया की होगी। यदि कर्ता मुखिया द्वारा इस व्यवसाय का दायित्व सीमित है, उनमें से उनका जो ऋणों का भुगतान किया जाएगा उनको अपने निजी व्यवसाय के अंदर से किया जाएगा और बाकी सभी सदस्यों का दायित्व अंशों तक सीमित होगा। नेक्स्ट है निष्ठा और सहयोग में वृद्धि। व्यवसाय को एक परिवार के सदस्य मिलकर चलाते हैं, इसलिए एक दूसरे के प्रति लगान निष्ठावान होना आवश्यक होता है। सभी सदस्यों को मिलजुल कर इसके अंदर काम करना आवश्यक होता है। यह था हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय। इसको दूसरा नाम भी है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। दोनों एक ही नाम है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।